Hi all of you, all are welcome on my channel Learn Beyond। आज हम बेसिकली जनरल अवेयरनेस के MCQ जो हमारी अनवरत चल रही थी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, उसके 15th पार्ट में है। इस 15th पार्ट में अनदर 15 इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के थ्रू, है ना। जैसा कि इससे पहले 14 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने MCQ के आपके साथ डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन के साथ, उसी तर्ज पे हमारी ये भी क्लास रहेगी। और आने वाले समय में जो भी MCQ की क्लास होगी उसमें 15 क्वेश्चन ही हम असेंबल करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी असेंबल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 211 से लेके 225 तक इंक्लूड किया है, क्योंकि 210 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपके साथ अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है। तो आज के लिए पहली क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो ये है, क्या है तो देखें, पढ़ें, उसके ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम एक वन बाय वन करके उस पर टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन कहता है व्हेन बैंक्स एक्सेप्ट ए फिक्स सम ऑफ मनी फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर ए डेफिनेट टर्म एंड पे ऑन मैच्योरिटी विथ इंटरेस्ट, द डिपॉजिट इज नोन एज। सीधी सी बात है, जब एक बैंक एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए कोई डिपॉजिट लेती है ना, और उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट पे करती है, उसे हम कौन से डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो बैंक में दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, तो एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे को हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट कि व्हेन एवर ए कस्टमर इज डिमांडिंग फ्रॉम बैंक और ही वांट टू विड्रॉ कैश फ्रॉम ATM और एनी ऑफ द मर्चेंट और एनी ऑफ द पॉस मशीन, है ना, तो बैंक उसे अलाउ करती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, है ना। लाइक वट एवर बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, दैट इज कॉमनली नोन एज कासा अकाउंट। तो वहाँ पे वो आपके पास आसानी से विड्रॉ या ट्रांसफ़र हो पाता है, क्योंकि जो कासा अकाउंट है, करंट अकाउंट या डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट, दैट इज ए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। बट जब आप FD करते हैं बैंक के साथ और ये कह के FD करते हैं कि 1 साल 6 महीने 2 साल 5 साल के लिए आपको फिक्स करना है, तो वो डिमांड नहीं होता है। क्योंकि जब आप बैंक से डिमांड करेंगे रेंडमली या फिर बाहर में ATM से आप पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो यू कैन नॉट बी एबल टू विड्रॉ द सर्टेन सम ऑफ अमाउंट बिकॉज द डिपॉजिट इज कॉल्ड टर्म डिपॉजिट, है ना, जिसे हम FD कहते हैं या RD कहते हैं। तो FD हो या RD हो, ये क्या है, तो टर्म डिपॉजिट का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर B है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड एडिशनल जो फैक्ट है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेके मैं हमेशा चलता रहूँगा। क्वेश्चन देखें, कहता है ऑन द एक बार फिर से यहाँ पर देखें, यस, one of the state government avails of a temporary financial assistance from Reserve Bank of India. This type of finance is called। जो भी स्टेट्स हैं उनको एक फिनेंशियल सपोर्ट, जो भी उनके रिसिट या पेमेंट हैं, तो टेम्पररी बेसिस पे एक फिनेंशियल सपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। तो ये जो फिनेंशियल सपोर्ट बेसिकली RBI के द्वारा जो बैंकर्स बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। क्या वो एक ओवरड्राफ्ट है, क्या वो टेम्पररी लोन है, क्या वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, क्या वो WMA है, दैट इज वेज एंड मीन्स एडवांस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जनरली ये क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है कि हो ना हो स्टेट्स को एक टेम्पररी पीरियड के लिए अपने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का जो मिसमैच है उसको पूरा करने के लिए, उसको निकालने के लिए RBI लोन देती है, RBI एक हेल्प करती है, उसको हो ना हो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहेंगे। बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि ये जो फिनेंशियल वर्ड है दैट इज कॉल्ड WMA। एक तो WMA का फुल फॉर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन WMA, W स्टैंड फॉर व्हाट, दैट इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांस। क्लियर। ये वेज एंड मीन्स एडवांस कौन देगा, तो एडवांस देगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसको देगी, तो स्टेट्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो रिसिट और पेमेंट के बीच के डिफरेंस को दूर करने के लिए टेम्पररी बेसिस पे दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो देखें, डिपॉजिट अंडर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, दैट इज FCNRB, can be accepted for a period of।
देखिए जो एनआरआई हैं, वैसे व्यक्ति जो 182 डेज से ज़्यादा आपके भारत की सीमा जो जोग्राफिकल बाउंड्री टेरिटरी है उससे बाहर रहते हैं तो उनके हम एनआरआई कहते हैं। और एनआरआई के लिए भारत में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर अलाउड बाय एनी कमर्शियल और नेशनलाइज और प्राइवेट और फॉरेन बैंक। वन इज कॉल्ड एनआरई अकाउंट। क्लियर? किसके लिए है? तो एनआरआई के लिए है। कौन से 3 अकाउंट हैं? तो एक को हम कहते हैं एनआरई, दैट इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो एनआरई हो गया, फिर हम बोलते हैं एनआरओ, दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट है वो यही अकाउंट है जिसे हम कहते हैं एफसीएनआरबी। द फुल फॉर्म ऑफ एफसीएनआरबी इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, बी स्टैंड फॉर बैंक अकाउंट। तो बेसिकली एफडी के फॉर्म में ये अकाउंट होता है और मिनिमम जितने दिनों के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, मिनिमम के लिए बात कर रहा हूं, दैट इज 1 ईयर। क्लियर? तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, हमेशा याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। Which of the following instrument is not a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act 1881? तो negotiable instrument की पूरी डिटेल क्लास मैंने आपके साथ ली है, जहां पे सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 बहुत ही स्ट्रेस देके मैंने आपको बताया था, है ना जी। ये जो एनआई एक्ट है, इस एनआई एक्ट को कब लाया गया? तो 1881 में लाया गया, 1881 का, नॉट 1981, 1881 का ये एक्ट है। इस एक्ट में 147 सेक्शंस हैं। इस 47 सेक्शंस में सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 ये तो किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं है। सेक्शन नंबर 4 किसके बारे में कहता था? तो सेक्शन नंबर 4 कहता था प्रोमिशनरी नोट। व्हाट इज प्रोमिशनरी नोट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोमिशनरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो एक बार डिटेल क्लास में जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट 1881 है, इसकी सेक्शन नंबर 4 कहती है प्रोमिसरी नोट के बारे में। सेक्शन नंबर 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिटेल करता है और सेक्शन नंबर 6 जो है वो चेक के बारे में कहता है। वैसे ही जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो बैंक की ड्राफ्ट है, वो 85A में लिखी हुई है। तो जब 4 यहाँ पे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चारों सेक्शन यहाँ पे देख लिए हैं, तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर एनी सेक्शंस। तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट वुड बी द राइट आंसर, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कहता है द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज केप्ट विथ, मतलब फॉरेन एक्सचेंज पे रेगुलेट कौन करता है? ये सीधा सा क्वेश्चन है कि, है ना। तो आप जाने कि चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो या बैंक्स हो या एनबीएफसी हो, ये सब पे कौन रेगुलेट कर देगा? तो बैंकर्स बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा, है ना। नेक्स्ट चले। कहता है कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स, इन 2 स्टेटमेंट को पढ़िए और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप सही मार्क कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? आरबीआई डिसाइड वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ बैंक नोट टू बी प्रिंटेड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, क्योंकि आरबीआई ही कितने नोट प्रिंट होंगे, कितने वैल्यू के, 500 के कितने, 2000 के कितने, 10 के कितने प्रिंट होंगे, ये आरबीआई डिसाइड करती है, विच इज कॉल्ड वैल्यू एंड वॉल्यूम। सेकेंड स्टेटमेंट इज आरबीआई डिसाइड वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ क्वाइंस टू बी मिंटेड, मतलब जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ये भी आरबीआई ही डिसाइड करती है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो बैंक नोट्स हैं, जो 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट हैं, 1 रुपए का नोट नहीं, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट हैं, ये आरबीआई के अंडर प्रिंटिंग होते हैं, है ना। आरबीआई के गवर्नर के इस पे साइन होते हैं, जबकि 1 रुपीज नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन इज द पार्ट ऑफ फिनांस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस सेक्रेटरी ये डिसाइड करते हैं कि कितने क्वाइंस छपेंगे, कौन कौन से वॉल्यूम्स के क्वाइंस छपेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी था, स्टेटमेंट 2 था कि आरबीआई डिसाइड करती है क्वाइंस के बारे में, विच इज नॉट करेक्ट एट ऑल, क्योंकि आरबीआई सिर्फ बैंक नोट को डिसाइड करती है और कर सकती है, whereas coins and 1 rupees note is the sole authority of volume and value of Ministry of Finance under Finance Secretary. Clear? तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज राइट, whereas स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग।
तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार्क कर सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। चलें आगे, समझाते हुए मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आपकी क्लैरिटी हो। कहता है व्हेन ए चेक इज ड्रॉन ऑन ए बैंक द बैंक इज कॉल्ड। देखिए चेक की भी मैंने पूरी क्लास ली है, उसमें स्पष्ट मैंने आपको बताया कि ये आपकी अगर चेक है तो इसमें 3 पार्टी होते हैं। एक पार्टी कौन होता है, जो साइन करता है। सपोज मेरा वो चेक है तो मैं साइन करूंगा, तो मैं अगर साइन करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, तो आई वुड बी द ड्रॉर है। तो बैंक चेक में 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं ड्रॉर, ड्रॉर कौन होगा, जो साइन करेगा, जो अपने ड्रॉ से चेक निकालेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने ड्रॉ को खोल के अगर चेक निकाल रहा हूं तो मेरा चेक है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं ड्रॉर कहलाऊंगा। सेकेंड, जो बैंक उसमें इन्वॉल्व है, सपोज मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आईसीआईसीआई बैंक क्या कहलाएगी है, तो आईसीआईसीआई बैंक कहलाएगी ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जो पैसा निकाल के देता है। तो मैं तो ड्रॉ से निकाला चेक को, लेकिन बैंक को मैं निर्देश दे रहा हूं कि साहब मेरे अकाउंट में जो ये पैसा है ये आप इस व्यक्ति को दे दीजिए, तो बैंक इज कॉल्ड ड्रॉई। लेकिन यहाँ पे जो चेक में लिखा रहता है पे, पे के सामने आप लिखते हैं सेल्फ या किसी थर्ड पार्टी का नाम या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, तो उसे हम कहते हैं पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस आधार पे कहा जाता है क्या कि व्हेन ए चेक इज ड्रॉन ऑन ए बैंक, मतलब पे के जगह पे अगर लिखा हुआ है तो पे के सामने अगर हमने लिख दिया कौन सा, तो आईसीआईसीआई बैंक, तो वो चेक, वो जो बैंक है वो क्या कहलाएगी, तो साहब पे के सामने अगर मैं अपना नाम लिखूं तो आई विल बी द पे। चेक के सामने मैं किसी बैंक का नाम लिखूं तो बैंक विल बी द पे, है ना। तो ये कंडीशन है। सपोज आईसीआईसीआई बैंक ही पैसा दे रही है और आईसीआईसीआई बैंक में पीपीएफ अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो उस कंडीशन में ड्रॉई एंड पे विल बी सेम। क्लियर। लेकिन आपसे यहाँ पर ड्रॉई की बात पूछी नहीं जा रही, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि अगर पे बैंक को कर रहे हैं तो फिर बैंक क्या कहलाएगी, तो ऑब्वियसली बात है साहब बैंक विल बी द ड्रॉई ऑल्सो एंड बैंक विल बी द पे ऑल्सो। तो उस कंडीशन में पे वुड बी द राइट आंसर। क्लियर। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक की पूरी डिटेल क्लास जो मैंने आधे घंटे की ली है, पूरी तरह डायग्राम बना के उसमें सारी चीजें बताई हैं, उसको एक बार रेफर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहता है बैलेंस इन करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। तो संभवतः कुछ क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था कि जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है उसमें जो बैलेंस होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट के पार्ट होते हैं, वेयर एज एफडी एंड आरडी आर द पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो आसान सा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर वुड बी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। कासा अकाउंट डिमांड डिपॉजिट होगा। कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। जब भी आप बैंक से डिमांड करेंगे, चाहे बैंक के अंदर या बैंक से बाहर, बैंक इज लायबल टू पे व्हाटएवर सम ऑफ अमाउंट इज केप्ट विद योर कासा अकाउंट व्हिच इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219 की ओर। कैपिटल एडिक्वेसी इज वर्कड आउट बेस्ड ऑन। देखिए एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स का नाम है बेसल, है ना। बेसल के थर्ड पिलर को हमने हाल ही के दिनों में अडॉप्ट किया है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो बेसल का नॉर्म्स है, ये बेसल का नॉर्म्स कहता है कि बैंक को रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में 2 चीजें होती है। एक को हम कहते हैं CAR, द फुल फॉर्म ऑफ CAR इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और दूसरे शब्द में आप इसे CRAR भी कह सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बोथ abbreviations is very very important. What is the full form of CAR and what is the full form CRAR? The full form of CAR is capital adequacy ratio and the full form of CRAR is capital to risk asset weighted ratio. फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैपिटल टू कैपिटल, उसके बाद TO2, उसके बाद रिस्क, उसके बाद एसेट वेटेड। यहां पे W नहीं है बट फिर भी आप CRAR में हमेशा इसी फुल फॉर्म को आप मद्देनजर रखेंगे, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो।
ये जनरली क्या होता है, तो रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस कारण से बैंकों की खुद की कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा बेसल जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, तो एक बार पढ़ें क्वेश्चन को। CA मतलब कैपिटल एडिक्वेसी इज वर्क ऑन बेसिस ऑफ, दैट इज कौन सा, रिस्क वेटेड एसेट। लायबिलिटी तो होगा नहीं, है ना, NDTL तो होगा नहीं, और टाइम लायबिलिटी की बात ही नहीं आती है, वेटेड एसेट की बात आती है। क्लियर, तो उस कंडीशन में सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग देयर इज डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर। देखिए अलग अलग बैंकों के टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, है ना, पिगी बैंकिंग, तो अलग अलग वेरिएशंस है, मर्चेंट बैंकिंग। बट इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा टाइप ऑफ बैंकिंग है जहां पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है कस्टमर और बैंक के बीच में। जैसे आप रिटेल दुकान पे जाते हैं, है ना, रिटेल शॉप पे आप जाते हैं, तो डायरेक्ट आप जाते हैं, कोई भी रिटेल प्रोडक्ट आप परचेज करके आते हैं। सिमिलरली रिटेल बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग है जहां पे, है ना, जहां पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। वैसी बैंक जो रिटेल ट्रांजैक्शन नहीं करती है, वहां पे आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। सपोज आप नाबार्ड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि नाबार्ड इज नॉट रिटेल बैंकिंग। आप NHB में नहीं जा सकते हैं क्योंकि NHB रिटेल बैंकिंग में काम नहीं करता है। क्लियर, आप SIDBI में नहीं जा सकते हैं। क्लियर, लेकिन आप जा सकते हैं SBI में जा सकते हैं, ICICI बैंक में जा सकते हैं, एक्सिस बैंक में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? बिकॉज दीज ऑल बैंक्स आर द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग बिजनेस। क्लियर, तो डायरेक्ट जहां पे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं ट्रांजैक्शन का, वो हमेशा और हमेशा रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट होगा। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिटेल बैंकिंग, वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कैमल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रिविएशंस आल्सो एंड फुल फॉर्म आल्सो, फुल फॉर्म भी। और क्या है ये कैमल? तो कैमल्स बेसिकली एक नॉर्म्स है जिसके आधार पे RBI बैंक को स्टैंडर्डाइज करती है ना। कैमल्स के जो अलग अलग पिलर हैं, अलग अलग वर्ड में ही समाये हुए हैं। तो यहाँ पे S तो नहीं लिखा गया है, बेसिकली होता क्या है, तो CAMELS होता है, लेकिन यहाँ पे कैमल ही है। चलिए कैमल से ही बात करते हैं। ये कैमल मॉडल इज यूज बाय, कौन यूज करता है? तो मैंने आपको बोलने के क्रम में ही बता दिया कि बेसिकली RBI यूज करती है बैंक को स्टैंडर्डाइज, बैंक को एक स्टैंडर्ड देने के लिए। ऑप्शन देखते हैं। बैंकर्स टू एवेल्युएट, बैंकर्स क्यों एवेल्युएट करेगा भाई? मैं अगर बैंकर हूं तो मैं किसको एवेल्युएट करूंगा? कस्टमर को? बिल्कुल नहीं होगा। इस कंडीशन में 1 इज रॉन्ग आंसर। सेकंड, बैंकर्स टू मैनेज, अरे साहब बैंकर्स की कोई बात ही नहीं है, तो यहां पे छोड़ दीजिए। फोर्थ ऑप्शन की ओर चल, मर्चेंट बैंकर्स टू इवेल्युएट, बैंकर्स को बिल्कुल छोड़ के चलने का, मर्चेंट बैंकर्स हो, होलसेल बैंकर्स हो, तो ये भी नहीं होगा। बट ऑप्शन नंबर 3, दैट इज RBI इंस्पेक्टर टू एवेल्युएट्स बैंक फंक्शन, विच इज वेरी मच करेक्ट। तो यहाँ पे सी वुड बी द राइट आंसर। कैमल्स के जो फुल फॉर्म है वो मैं यहाँ पे एक बार आपको लिखता हूँ और आप रिपीट करके एक बार पढ़ लें, क्योंकि एब्रिविएशंस में ऐसे भी मैंने पढ़ाया है। CAMELS, C स्टैंड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी, और S जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, दैट इज सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज रिमाइंड करके इसके। C फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A फॉर एसेट क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी, S जो यहाँ पे नहीं है, दैट इज सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, व्हेन वेयर बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज was introduced। अभी जो भी बैंक नोट है आपके पास, उस पे महात्मा गांधी का आइकन रहता है। बेसिकली जिस समय हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, तो उस समय से लेके 1996 तक, है ना, 1947 से लेके 1996 तक जो भी बैंक नोट थे उस पे लायन सीरीज था, है ना। जो भी सारनाथ के अशोक स्तंभ आपने देखे हैं, है ना, जो शेर का आपको जो भारत सरकार का अपना स्टैंप है ना, तो 4 जो सारनाथ के अशोक स्तंभ है चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में करके, तो ये बेसिकली लायन सीरीज चला करता था 1947 से लेकर 1996 तक। लेकिन यही वो 96 का पीरियड है जहाँ पे
हमने महात्मा गांधी का जो सीरीज है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ बता दिया कि महात्मा गांधी सीरीज से पहले किस चीज़ का सीरीज चला करता था, तो लायन सीरीज चला करता था। लायन सीरीज क्या था, तो मैंने आपको एक बार बताया भी, सारनाथ का अशोक स्तंभ जो अलग अलग दिशाओं में 4 शेर का आपको दिखता है। कब रिप्लेस किया गया, तो 1996 में रिप्लेस किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैमल्स। आ गया वो कैमल्स, फिर छोड़ेगा नहीं। बैंक फाइनेंस का एग्जामिनेशन है तो कैमल्स पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बेसल पीछा नहीं छोड़ेगा, एनपीए पीछा नहीं छोड़ेगा, मॉर्गेज पीछा नहीं छोड़ेगा, हाइपोथिकेशन पीछा नहीं छोड़ेगा, आरबीआई के नॉर्म्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, एब्रिविएशंस पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं। एनपीसीआई पीछा नहीं छोड़ेगा, चेक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैमल्स। तो साहब अभी जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था उसके आधार पर और आउट कर लीजिए। पहला कहता है एसेट एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी, विच इज राइट, दैट इज सी फुल फॉर्म था। मैनेजमेंट एंड अर्निंग, दैट इज ऑल्सो राइट। इंप्लाइज परफॉर्मेंट, ऐसा आज तक बताया क्या मैं, ई फॉर अर्निंग बताया, इंप्लाइज किधर बताया है ना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी एंड सिस्टम तो सही है, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस को आप बाहर कर सकते हैं कि साहब हमारे इस कैमल्स में एम्प्लॉय की कोई बात आती नहीं है। एक बार फिर से मैं कैमल्स के फुल फॉर्म को रिपीट करना चाहूंगा। सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, एल फॉर लिक्विडिटी, एस फॉर सेंसिटिविटी मार्केट रिस्क, या फिर सिस्टम एंड कंट्रोल भी हम बहुत जगह पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 2 to 4, द टैक्स पेयर्स डेटा फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम बैंक्स टू टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, दैट इज टीन। टीन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रीवियस में आप उसे देख सकते हैं, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, टीन नंबर। हु मेंटेन्स टीन, टीन कौन मेंटेन करता है। डायरेक्ट जो टैक्स पेयर का डेटा है वो बैंक से निकलता है, तो आखिर ये मेंटेन कौन करता है, तो एक कंपनी है जो पैन कार्ड बनाती है, दैट इज एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वही ये क्या करती है, तो मेंटेन करती है। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए एनएसडीएल जानने के बाद भी, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में होता तो जल्दीबाजी में एनएसडीएल देखते और टिक मार्क कर देते, बट थोड़ा सा थम के संभल के काम करना है। आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन को जरूर देखें, अपने आप को से पूछें कि क्या ये सही आंसर है, फिर ही टिक मार्क करें। ऐसा नहीं एनएसडीएल आपने देखा और डायरेक्ट देखा एनएसडीएल पर टिक मार्क कर दिया, नो नेवर। नेशनल सिक्योरिटीज डिफेंस लिमिटेड वुड बी द रॉन्ग आंसर, क्योंकि डिफेंस की कोई बात है नहीं। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है, क्लियर। जैसे सीएसडीएल होता है, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना, वैसे एनएसडीएल भी है। पैन कार्ड यही कंपनी बनाती है आपकी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट 15th नंबर पार्ट ऑफ एमसीक्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक्स हॉलीडे अंडर सेक्शन नंबर 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर डिक्लेयर्ड बाय। कौन डिक्लेयर करेगा। बैंक्स का हॉलीडे है तो बैंक पे कौन निगरानी रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है कि आरबीआई रखती है। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निगरानी रहता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल जब आरबीआई करेगी तो जो छुट्टी की बातें हैं वो भी आरबीआई ही अनाउंस करेगी, लेकिन ये जो छुट्टी की बातें हैं, जो हॉलीडे है, वो कहाँ लिखा हुआ है, तो आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। वो हॉलीडे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 के सेक्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट 25। तो आई होप कि इस पार्ट में हम इतनी ही बात आपके साथ करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो इससे ज़्यादा की बात हम आपके साथ जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें हमारे साथ, बढ़ते रहेंगे। हमने